हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीआर क्लासेस 20। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत निकली हुई महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती परीक्षा है उसके संदर्भ में हम आपके लिए यह वीडियो लेक्चर की सीरीज़ लेकर के आए हैं। जितनी भी हमारी महिला प्रतिभागी हैं उनके लिए यह जो हमारी वीडियोज़ होंगी वह शासन की योजनाएं जो आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जब आप सिलेबस को देखते हैं वह सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी से उन योजनाओं की जानकारी भी मिल जाएगी और एक जगह आपको क्या मिल जाएगा, सारा का सारा मटेरियल भी मिल जाएगा। और हमारा यह ज़रूर प्रयास रहेगा कि हम इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध कराएं। तो सबसे पहले यदि आप किसी भी विभाग के अंतर्गत किसी विशेष परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसको आपको उस विभाग के जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो आज का पहला वीडियो हमारा इसी पर आधारित है। पहला वीडियो है हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग पर कि विभाग की क्या क्या जो डिटेल्स हैं, जो जानकारी है वह हम आज देखेंगे और आज हम उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आयोग तथा अलग अलग उनके जो सेक्शंस हैं उनकी बात हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम महिला एवं बाल विकास विभाग की यदि बात करें तो महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा उनके संवैधानिक हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने हेतु ही महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया है। क्लियर है? फिर है इसमें दूसरा जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपका पहला सिलेबस का पहला लाइन भी है। यदि आप देखेंगे, समेकित बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, यह विभाग की फ्लैगशिप योजना है। फ्लैगशिप योजना का मतलब है कि डेडिकेटेडली इस विभाग के द्वारा ही इसे प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1975। तो यहाँ से आपका एक पहला सवाल यह बन जाता है कि फ्लैगशिप योजना कौन सी है? तो समेकित बाल विकास सेवा, और दूसरा उसका प्रारंभ तिथि। नेक्स्ट है, कार्यक्रम के विस्तार की दृष्टि से पूरे विश्व की यह सबसे बड़ी संचालित परियोजना है। समेकित बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत जो सेवाएं आती है वह है गर्भवती शिशुवती महिलाएं और 6 वर्ष आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को सुधार करने हेतु सेवाएं प्रदान की जाती है। तो इसमें आपको 3 याद रखना है, किनको ये सेवाएं मिलेंगी? गर्भवती महिलाएं हैं, शिशुवती महिलाएं हैं, मतलब बच्चे के जन्म के बाद, एवं 6 वर्ष आयु तक के बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह योजना आपको दिखेगी। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। फिर आगे हम लिखते हैं या आप पढ़ेंगे कि इस कार्यक्रम के साथ साथ महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं भी विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। इसमें आप जो तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विभाग के अंतर्गत प्रदेश के 27 जिलों में, देखिए वर्तमान में तो 32 जिले बन चुके हैं या 1 जनवरी 2022 से आपको अस्तित्व में दिखेंगे, घोषणा जरूर हो चुकी है, गजट भी आ चुका है, लेकिन जो वेबसाइट में डेटा है वह 27 जिलों के आधारित है। तो आप अभी जो है 27 जिलों का डेटा अपडेट कर लेंगे यदि 32 जिले वहां पर छपते हैं। तो 220 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं और स्वीकृत भी हैं। और ये डेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र यह सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि हम महिला एवं बाल विकास विभाग की बात करें तो प्रदेश में वर्तमान में 43,763 आंगनबाड़ी केंद्र तथा 6548 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। यह 2 डेटा आप अभी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे। तो जो 220 बाल विकास परियोजनाएं हैं उनमें से 84 जो है वो ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों की है, 121 जो है वो आदिवासी क्षेत्रों की है और 15 जो है वह शहरी क्षेत्रों में परियोजनाएं संचालित हैं। अब यदि हम इनके केंद्रों की बात करें तो ग्रामीण में आपको मिलेगा 23,998, आदिवासी क्षेत्रों में 17,424
तथा 2027 शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इसका मतलब 43,763 का यह ब्रेकअप आपको दिया गया है। यह है आपके ग्रामीण की, यह है आपके ट्राइबल एरिया आदिवासी क्षेत्र की, और यह है आपके शहरों की। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक भी पॉइंट यहाँ मिस मत करिएगा। नेक्स्ट है, विभाग के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके हितों की देखभाल और उनके संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने और उसकी पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तथा उन्हें हर क्षेत्र में विकास के समान अवसर दिलाने हेतु और उन पर अत्याचार अपराधों की त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रदेश में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम आप जानते हैं राज्य महिला आयोग, जिसका जो प्रारंभिक तिथि है वह है 24 मार्च 2001। इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, बस आपको ये याद रखना है। फिर चौथा पॉइंट जो है वह है हमारा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड है वह है आपका राज्य समाज कल्याण बोर्ड। यह भी इसी विभाग के अंतर्गत गठित है। तो समाज कल्याण बोर्ड का जो काम है वह हम आगे और डिस्कस करेंगे, इसके लिए भी हमने पॉइंट्स बना रखे हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं बाल कल्याण हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। तो 3 आयोग या 3 बोर्ड आपको बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो राज्य महिला आयोग, दूसरा राज्य समाज कल्याण बोर्ड और तीसरा है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इन तीनों की चर्चा आपको जरूर करनी चाहिए जब भी आप सिलेबस को देखते हैं। फिर यदि हम और कुछ बात करें, उनके आर्थिक सहायता की बात करें, तो महिलाओं को स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भरता बनाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनने हेतु छत्तीसगढ़ महिला आयोग का संचालन किया जा रहा है। और आयोग के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। ये आपके सिलेबस में पहले टॉपिक का जो पहला पॉइंट दिया हुआ है उसका अंतिम लाइन भी यही लिखा हुआ है। तो महिला स्व सहायता समूह को आय उपार्जन की गतिविधियों के लिए सुलभ ऋण उत्पन्न कराया जाता है। ये जो ऋण होता है यह बहुत ही सस्ते दरों पर, कम दरों पर बोल सकते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वह कम होता है तथा सुगम ऋण इन्हें किया जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें लिखा पढ़ी या आप बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता कम होती है, जो कि अमूमन बाकी ऋणों में आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं विभाग के कुछ मुख्य कार्य की। तो विभाग का जो मुख्य कार्य है वह निम्नलिखित आप बांट सकते हैं। पहला है प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना। तो यहाँ दोनों की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक प्लस स्वास्थ्य और पोषण। फिर है बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना और कुपोषण से बचाना। यह भी आपका एक टॉपिक है। पोष आहार से संबंधित जो भी जानकारी है वह भी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। थर्ड है आपका महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम एवं जागरूक बनाना। भारत में सबसे ज़्यादा कमी है जागरूकता की। केंद्र राज्य हमेशा शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित की जाती है, लेकिन जागरूकता और सक्षमता की कमी के कारण हम देखते हैं कि वह उसका पूरा लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि समन्वय ना हो विभाग द्वारा शासन और हितग्राहियों के बीच, एक जो सेतु का काम है, एक ब्रिज का काम है, वह किया जाता है और विभाग के अंतर्गत जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वह एक समन्वयक के रूप में वहाँ कार्य करते हैं। लास्ट में है महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वय, यह भी एक समन्वय का ही है। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि विभाग का जो मुख्य कार्य है वह शासन की योजनाओं को हितग्राहियों तक या अंतिम व्यक्ति तक लेकर के जाना होता है। अब हम बात करते हैं हमारे जो मुख्य संगठन है वह है राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जिसकी बात हमने ऊपर पॉइंट्स में की। तो राज्य समाज कल्याण बोर्ड का जो गठन किया गया वह क्यों किया गया? महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए
गैर सरकारी संगठनों के साथ, जिसको आप एनजीओ कहते हैं, उनके साथ सहभागिता एवं समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। अब कब किया गया? तो समाज कल्याण बोर्ड का जो गठन है यह कब किया गया है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नीचे बताइएगा। फिर हम बात करें कि समाज कल्याण बोर्ड में कौन कौन होते हैं, तो एक अध्यक्ष होते हैं और 18 सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान वहां है, जिसमें से 9 सदस्य जो है राज्य के द्वारा तथा 9 सदस्य जो है वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा नामांकित किए जाते हैं। यहाँ याद रखिएगा, नामांकित लिखा हुआ है, निर्वाचित नहीं लिखा हुआ है। बोर्ड का जो कार्यकाल है वह 3 वर्षों का होता है और अध्यक्ष के साथ ही बोर्ड का कार्यकाल भी समाप्त माना जाता है। तो अध्यक्ष का कार्यकाल भी बोर्ड के कार्यकाल के साथ में ही चलता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड के संचालन के लिए जो राज्यांश है और केंद्रांश है वह 50% केंद्र की राशि होगी और 50% जो है वह राज्य द्वारा जो अंश के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। तो वित्त से यदि बात करें तो केंद्र और राज्य का जो डिवीजन है या जो लाभांश जो उनको देना है वह है 50-50%। आगे बात करेंगे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयोग की, जिसका नाम है राज्य महिला आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग। तो महिला आयोग की बात हमने पहले की थी, उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वहां पर हमने देखा था कि महिलाओं के हितों की देखभाल और उनके संरक्षण करने हेतु तथा उन्हें व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को जो उनके प्रति भेदभाव करते हैं ऐसे सभी कारणों को खत्म करने तथा उन पर उनकी गरिमा और सम्मान को सुनिश्चित करने हेतु और उनके विकास के लिए आप बोल सकते हैं अपराध को कम करने इत्यादि के लिए राज्य महिला आयोग का गठन 24 मार्च 2001 को किया गया। अब यहाँ एक फोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का फोटो यहाँ लगा हुआ है। कौन है? डॉक्टर किरणमयी नायक। इनका नाम आप याद रखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी जनरल स्टडीज का पेपर देते हैं। महिला आयोग की जो सदस्य है, खास करके जो अध्यक्ष होती है, उनका जो पद है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे महिला आयोग के संरचना की। तो आयोग का जो स्वरूप होगा वहां एक आपको अध्यक्ष देखे और 6 सदस्य ये आयोग हो सकता है। तो 6+1 का ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखता है। और महिला आयोग की पद संरचना की यदि बात की जाए तो अध्यक्ष हेतु वहां पर सचिव और जो भी वहाँ कार्य जो उनके कर्मचारी होते हैं उनकी डिटेल यहाँ दी हुई है। सदस्य हेतु भी निज सहायक और जो भी उनके डिटेल्स हैं वो दिए हुए हैं, कर्मचारियों के भृत्य। फिर आयोग कार्यालय जो होगा वहां पर कौन कौन होंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक सचिव होंगे, एक सहायक संचालक होंगे, एक लेखा अधिकारी, एक विधि अधिकारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है विधि अधिकारी का पद, और अनुविभागीय अधिकारी, लिपिक और बाकी सारे तो आपके कर्मचारी वहां पर उपस्थित रहते ही हैं। ये जो विधि अधिकारी की जो बात यहाँ की गई है यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिला आयोग को क्या होता है, विधिक परामर्श की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो सचिव के साथ साथ ये विधि अधिकारी की भी नियुक्ति या विधि अधिकारी का जो पद है वह यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि राज्य महिला आयोग की संरचना में आयोग के कार्यालय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पद वहां पर नहीं है, और 3-4 ऑप्शन आपको रहेंगे और आप वहां पर ऑप्शन लगाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आयोग के जो कार्य हैं वह क्या है। तो महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य विधियों के अधीन उपबंध संरक्षणों से संबंधित समस्त मामलों का अन्वेषण तथा परीक्षण करना। क्लियर। नेक्स्ट है राज्य सरकार को वार्षिक रूप से तथा ऐसे अन्य समयों पर जैसा कि आयोग जो है वो उचित समझे ऐसे संरक्षणों के कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो महिला आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? राज्य शासन को या राज्य सरकार को। संविधान तथा अन्य विधियों में महिलाओं के संबंध में किए गए उपबंधों के उल्लंघन के मामलों को समुचित प्राधिकारियों तक ले जाना। अब जिस प्रकार का उल्लंघन होगा, जिस उपबंध में उल्लंघन होगा, उसके प्राधिकारी जो भी होंगे उन तक उसको लेकर के जाना। और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना तैयार करना, संबंधी प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना। तो एक परामर्शदात्री निकाय भी आप कह सकते हैं। और ऐसे मुकदमों को धन देना जिसके जो मुद्दे हैं वो अंतर्विलीत हैं, जो महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
तो वित्त का भी प्रबंध या धन देने का भी जो फाइनेंसिंग बॉडी की तरह भी काम करती है, यदि वह बड़े समूह को प्रभावित करते हैं। अब जो आयोग है उनके जो संबंध में गहन अध्ययन करना, किन किन बातों का अध्ययन वो करते हैं, तो महिलाओं की आर्थिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, इसमें विशेषतः आदिवासी जिले तथा ऐसे क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है जो महिलाओं की साक्षरता, मृत्यु दर तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से कम विकसित हैं। क्लियर है। फिर दूसरा है आपका जिसमें महिलाएं, वो परिस्थिति जहां महिलाएं कारखानों में, स्थापनाओं में, निर्माण स्थल तथा ऐसे संकटकालीन क्षेत्रों में कार्य करती हैं, वहां पर उनके विशिष्ट रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को सिफारिश भी प्रदान किया जाना। फिर है महिला आयोग का काम, या बोल सकते हैं कि जो अध्ययन जो करती हैं वह है महिलाओं के प्रति अत्याचार के विरुद्ध संपूर्ण राज्य में या किसी एक विशेष क्षेत्र को लोकमत जुटाने के लिए राज्य प्रकोष्ठ और जिला प्रकोष्ठ यदि कोई हो तो उनके साथ में समन्वय करना, जिससे ऐसे अत्याचार संबंधी अपराधों की शीघ्र रिपोर्ट की जाए तथा उन अपराधों के विरुद्ध लोकमत जुटाने में सहायता मिले तथा जो पीड़ित है उसको न्याय मिले। फिर है यदि आपको शिकायत करनी है तो आप किन किन मामलों पर शिकायत कर सकते हैं राज्य महिला आयोग के पास, तो महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं के विरुद्ध अपराध। फिर है महिलाओं को उनके न्यूनतम मजदूरी, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्रसूति सुविधाओं से संबंधित अधिकारों से वंचित करना, क्योंकि हम देखते हैं कि संविधान के भाग 4 जिसको आप राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, वहां पर भी इसका जो आपको प्रावधान मिल जाएगा कि प्रसूति सेवाएं वहां पर कराना। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य और जो भी उनके न्यूनतम कार्य, न्यूनतम मजदूरी या समान कार्य हेतु समान वेतन, यह सब प्रावधान आपको भाग 4 में मिल जाएंगे। इसकी बात हम अगले वीडियो या कुछ आने वाले वीडियोस में करेंगे जब हम संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे। फिर है महिलाओं के संबंध में राज्य सरकार के नीतिगत विनिश्चयों का पालन न किया जाना। यदि राज्य सरकार भी वैसा कोई पालन न कर रही है तो भी वहां पर अपील की जा सकती है। परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं और वैश्यावृत्ति करने के लिए विवश की गई महिलाओं का पुनर्वास, तो यहाँ पुनर्वास की भी यदि उचित व्यवस्था नहीं है तो भी वहां पर महिलाओं के आप आयोग में जा करके महिला आयोग में शिकायत कर सकते हैं। अब ये जो बातें हैं ये आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, इसी से ही संबंधित कुछ और पॉइंट्स को यहाँ लिखा गया है, हो सकता है कि आपको पूछा जाए। फिर हम चलते हैं विभाग की संरचना में। तो जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उसकी संरचना को यदि आप देखें तो ये आप पाएंगे कि सबसे ऊपर तो सचिव होंगे, सचिव के बाद उप सचिव, अवर सचिव, ये 2 होंगे। फिर ये राज्य स्तरीय एक पद होगा और एक क्षेत्र स्तरीय पद होगा। तो क्षेत्र स्तरीय में आप देखते हैं कि आयुक्त होंगे, कमिश्नर। राज्य स्तरीय पद में संचालनालय जो कि आपका जो डायरेक्टरेट होता है। फिर जो डायरेक्टरेट में कौन बैठेंगे, तो संयुक्त संचालक, उप संचालक, लेखाधिकारी और लेखपाल। यदि राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र की बात करें, रिसोर्स सेंटर, वहां पर भी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बैठेंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर भी वहां पर बैठेंगे। यहाँ पर एक सहायक प्रोग्रामर का भी पद है। फिर यदि हम क्षेत्रीय पदों की बात करें तो जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे और क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण केंद्र होंगे। वहां पर होंगे उप संचालक और वहां के जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो पढ़ाते हैं वहां, और आपके सहायक लेखाधिकारी। फिर जिला कार्यक्रम अधिकारी जो के अंडर में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी आपके होंगे। फिर कुछ संस्थाएं हो सकती हैं जिनमें संस्थाओं में आपका नारी निकेतन, बाल संरक्षण गृह, मातृ कुटीर, बालवाड़ी संस्कार केंद्र, शासकीय झूला घर, ये सारा होते हैं। और इनके जो भी कर्मचारी एवं जो अन्य अमला होता है वो साथ में होंगे। इसके अलावा आपको दिखेगा कि ये जो बाल विकास परियोजना अधिकारी, ठीक है, यहाँ पर आप यदि नीचे आएंगे तो सहायक परियोजना अधिकारी, फिर उनके साथ में पर्यवेक्षक होंगे और पर्यवेक्षक के नीचे यदि आप देखें तो लिपि अमलों में आपको दिखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है आपका एक क्रम है, इसको आप याद रखिएगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वह किस क्षेत्र में या किस विभाग के अंतर्गत
विभाग तो नहीं बोलूँगा, किस पद के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो कुछ आपको यहाँ राज्य स्तरीय पद दिखेंगे और कुछ आपको क्षेत्र स्तरीय पद दिखेंगे। ये जो आपका पूरा का पूरा चार्ट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा ज़रूर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इसके आगे आंगनबाड़ी केंद्र की चर्चा करेंगे और कुछ हम योजनाओं को भी वहाँ देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है, और वीडियो की जो सब्सक्रिप्शन लिंक है वह नीचे दी जा रही है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम में हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।